देखिए बच्चों, सेकंड यूनिट फिजिक्स की, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम इससे पहले वाली यूनिट को पढ़ चुके हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स होता है द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे ही उसमें जितना भी स्टडी किया था उसमें चार्ज रेस्ट पोजीशन में था। यहाँ पर द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन ये रहेगा, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है, इसमें चार्ज मोशन में होता है। तो हम जानते हैं कि जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसे आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जैसे कोई वायर होता है तो उस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, चलते हैं, तो उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ आवेश भी चलता है, और जब वो आवेश उसमें ट्रैवल करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या फॉर्मूला होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या टाइम नीचे हो तो हम उसको रेट बोलते हैं। द रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने की जो रेट होती है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ Q फॉर कूलाम होना चाहिए, T फॉर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। लेकिन इसको हमने 11th में अपने सभी ने पढ़ा था। 11th में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक फंडामेंटल होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ वही सिंगल यूनिट होती है, कोई दूसरी यूनिट नहीं होती। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। इसका यूनिट एम्पियर होता है। ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए। इसे ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर।
यहाँ से कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन हो सकती है। 1 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा, एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन एक तो फोर्स के है, और यहाँ से क्या हो जाएगी डेफिनेशन, फॉर्मूले से एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे कर दीजिए आप 1 एम्पियर, यहाँ पे कर दीजिए 1 कूलाम, यहाँ पे कर दीजिए 1 सेकेंड। The 1 coulomb charge flow in 1 second is called 1 ampere. इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज अगर किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो उसे हम 1 एम्पियर 1 एम्पियर कहेंगे। नेक्स्ट है जो करंट होता है, ये तो एम्पियर हो गया, इसकी स्मॉलर यूनिट होती हैं। तो स्मॉलर जो यूनिट होती हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, एक होता है मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर करंट हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम में हमारा जो होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड के फ्लो होने से ब्लड के साथ साथ चार्ज भी होता है फ्लो, तो उसमें क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में भी एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वो कितना है, 10 की पावर -6 एम्पियर। और जो हमारे घरों में डोमेस्टिक अप्लायंस जो भी होते हैं, उनमें लगभग 1 एम्पियर करंट होता है। और जो थंडर, जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली कड़कती है और गिरती है, तो उसमें 10 की पावर 4 एम्पियर तक करंट होता है। अब है इसके बाद, करंट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगला टॉपिक है करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो नॉर्मली तो हम ये जानते ही हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक डेफिनेशन जो हमने 11th में पढ़ी थी, वहाँ पर ये था कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखती हैं, जिन क्वांटिटियों में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। और जिनको डिनोट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि एक ये वायर है, मान लीजिए AB, और इसमें ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो हम यहाँ केवल ये कहते हैं कि वायर में 2 एम्पियर करंट है, पूरा सेंटेंस नहीं है अभी। वायर में करंट 2 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया, A से B की तरफ जा रहा है, ने डायरेक्शन भी बतानी पड़ी। तो इसमें हमें करंट के साथ करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ रहे हैं। और जब हम दोनों बता रहे हैं, फिर ये वेक्टर होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन एक और फिर आगे रूल है कि वो क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर ये करंट पहली दोनों बातें कंप्लीट कर रहा है कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये आगे वाला रूल अगर फॉलो करता है तो वेक्टर होगा,
और अगर आगे वाला रूल फॉलो नहीं करता, वेक्टर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता, तो ये स्केलर होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ से ये दो वायर आ रहे हैं, इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर से ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर वाले में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये वायर जा रहा है, इसमें रिजल्टेंट करंट जाना है। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों और एक की वैल्यू 3 हो, एक की वैल्यू 4 हो, मतलब ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आर, उसे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा की जगह 90 आ जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये पूरा 0 हो गया। ये 25, इसका 5, इसके अकॉर्डिंग इस आर की वैल्यू 5 है। तो अगर इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है करंट, और अगर इधर 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, और ये रिजल्टेंट है वो हमारा 7 एम्पियर है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी रूल से ऐड हो रहे हैं, 3 + 4 7। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये तीसरे वाले लॉ पर, तीसरा जो हमारा होना चाहिए, दो तो इसने फॉलो कर लिए, 2 स्टेप, जो तीसरा स्टेप है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कोई वायर होता है, करंट इस यहाँ इस कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर 2 टाइप का करंट होता है। एक, जब कोई वायर होता है, ये कोई वायर है, अब जहां से इलेक्ट्रॉन, वायर अगर ऐसे ही कहीं पड़ा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, आप उसको छुएंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पूरे में कहीं भी चार्ज की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसमें कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसको वायर के किनारों को एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल से जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी एक पर्टिकुलर हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो फिर उसकी वजह से एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और जब वो चार्ज प्रोड्यूस होता है तो अगर तब हम उसको छू लेंगे तो हमें शॉक लग जाएगा। और अगर वायर कहीं जुड़ा नहीं है, उसके अंदर फिर भी वही इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर वही एटम्स हैं, तब शॉक नहीं लग रहा, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं, मूव भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर डायरेक्शन होने की वजह से वो किसी
पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते रहते हैं। जैसे ये वायर है, वायर यहाँ ऐसा बना लिया है, वैसे तो वायर बहुत पतला होता है, यहाँ भी ऐसे बनाए और ट्रांसपेरेंट आपको अंदर का मटेरियल क्या है वो सभी दिखाई दे रहा है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन एटम से हटेगा तो वहाँ पर उतना ही पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसके अंदर पॉजिटिव भी होता है और ये यहाँ इस वायर में हम दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वायर सेम है, दो हिस्सों में बांट के अलग अलग दिखा दिया, ये होता साथ में ही चलता है। एक ही वायर के अंदर ये दोनों यहीं होते हैं, यहाँ ही नेगेटिव भी होगा, यहीं पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव हटेगा वहीं पॉजिटिव होगा। तो ये इनको दो जगह दिखा रहे हैं जिससे आपको अलग अलग समझ में आ जाए। वैसे ये वायर यही का टुकड़ा है, इसको अलग करके यहाँ दिखा दिया है सेपरेट, आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इनके चलने की नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव इधर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन में जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, और जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से जानिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट जो हम पहले पढ़ चुके थे I = Q/T, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसके अपोजिट होगा। इसमें ये सभी पॉजिटिव भी इधर ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी इधर ही जा रहा है। तो ये कन्वेंशनल जो करंट है, ये कन्वेंशनल जो करंट है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, उसके जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपोजिट होता है। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अच्छा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, I = होता है Q/T। तो यहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन में तो होगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में तो स्मॉल e चार्ज होता है। तो ये उस एक सेकंड में वहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उन सबके चार्ज का मल्टीप्लाई होकर के ये टोटल करंट बनता है। तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये जो Q है वो E और वहाँ से पास होने वाले नंबर कितने पास हो रहे हैं उन सब से बने, Q = फॉर्मूला भी होता है नहीं, और अपॉन T। इसे हम इस तरह से भी नोट करते हैं, और ये वहीं पे नोट कर लेना इलेक्ट्रिक करंट वाले में। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन के चलने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसके रिवॉल्व होने से भी उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, और होता है। तो कितना होगा, तो कोई भी
एटॉम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके रिवॉल्व करने के कारण उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट ऑर्बिट में बनेगा। तो ये नोट करके पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट इन electric current through revolving electron in an orbit, किसी ऑर्बिट में। अब यहाँ एक ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट का डिस्टेंस यानी रेडियस r है, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से ये इसमें घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब v वेलोसिटी से इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, तो इसके कारण भी यहाँ एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक लूप बन जाएगा, करंट लूप बन जाएगा, यानी एक वायर फॉर्म बन जाएगी, यहाँ करंट चलेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा वहाँ करंट चलेगा। तो यहाँ कितना करंट होता है, तो इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा राउंड करने में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई r अपॉन स्पीड कितनी है v, 2 पाई r अपॉन v। अब फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में ये यहाँ से एक ही जगह से कितने चक्कर लगा लेगा, एक ही जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज जा रहा है, लेकिन वो एक सेकंड में कितने, हमारे पास टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 1 सेकंड। अबे हमें 1 सेकंड में ही सभी मेजरमेंट लेने हैं, तो इसमें एक सेकंड में ये यहाँ से कितने रिवॉल्व कर रहा है, कितने, तो कितने चक्कर लगा रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड t, और t की वैल्यू अपॉन में है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, 2 पाई r नीचे आ जाएगा, n इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। ये इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक जगह से पास हो रहे हैं। अभी बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से पास होते हैं, तो उसके कारण वहां करंट बनता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। नेक्स्ट Q की जगह हम क्या रखेंगे, NE अपॉन T। N क्या है, नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रॉन्स एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर, या उसको दूसरा नाम दें तो फ्रीक्वेंसी, और ये कितनी देर में, टाइम कितना, 1 सेकंड। तो t की जगह क्या आ जाएगा, 1, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो n की जगह ये क्या लगा देंगे, v अपॉन 2 पाई r और इनटू e। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ इतना होगा। तो जब कोई ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक करंट इतना होगा। तो इस तरह का अभी आप 2 न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है इसका,
Example 1. In hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius this with the speed of this. Find the equivalent current. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके इक्विवेलेंट कितना करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर अभी देखिए क्या फॉर्मूला बताया था, या फॉर्मूला बताया था अभी I = VE/2πr, ऐसे, ठीक है। तो I = V की वैल्यू हमारा क्या है 2.2 × 10⁻⁶, E का है 1.6 10⁻⁻19 और 2 × पाई की 22/7, 7 नीचे से ऊपर आ जाएगा और R कितना रेडियस 5 × 10⁻11। सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ का एक पावर कम हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाया, कहाँ गया ये पॉइंट गया पीछे। अगर पॉइंट पीछे जाता है तो प्लस की पावर माइनस में चली जाती, प्लस की पावर एक कम हो जाती है और माइनस की पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ से पॉइंट पीछे जाएगा, एक कम हो जाएगी, तो 22 से कैंसिल हो गया और 2 ये 0.8 हो गया। 8 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.6 नीचे 5 है, ऊपर कितना है ये आपका माइनस का 19 है, प्लस का 7 है, तो ये कितना बचेगा ऊपर 10 की पावर माइनस का 14 और यहाँ पर माइनस का 11। अब यहाँ से 11 ऊपर माइनस हो जाएंगे, 14 में से 11 तो माइनस का 3, तो 5.6/5 × 10⁻³ 5 से इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 × 1 = 5, 0.5 × 5 और फिर 5 × 5 ऐसे 10⁻³ तो इतना जो है करंट 1.1 × 10⁻³ और ये आगे चलता जाएगा तो इतना करंट एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है, इतना करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका करंट है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, हाँ जी, सेकंड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। हमने कहा था किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पास होता, वहाँ से बहुत से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो उन सब से मिलकर के चार्ज बनता है और उनके पास होने की जो रेट होती है उससे करंट बनता है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। कोई एक लैंप है, वायर से कनेक्ट है, लैंप है, तो लैंप से भी उतने ही पास होंगे जितने उस वायर से पास हो रहे हैं। इन 1 मिनट, 1 मिनट में, तो टाइम यहाँ 1 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हमने बताया था कि सबसे छोटा हमारा मेजरमेंट टाइम है वो 1 सेकेंड होता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ़ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I = और Q की जगह लग जाएगा NE/T। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N निकालना है तो N = T का I में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन E। I की वैल्यू आपको दे रखी है 300 मिली फॉर 10⁻³ मिली का मतलब होता है T टाइम कितना, 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है निकल के आएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन 1.125 × 10⁻20 ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे। नेक्स्ट टॉपिक अब कराने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, करंट डेंसिटी, रेसिस्टेंस एटसेट्रा। थैंक यू।